हो गया है लाइव। सभी को राम राम। मैं वंदना चौधरी आप सभी का शब्द वीणा के इस केंद्रीय पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम इस पटल पर भेंट वार्ता का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हमारे सबसे प्रथम जो अतिथि हैं वो आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी हैं। और इस कार्यक्रम का जो ध्येय है, जो इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य की परिभाषा को सबसे सुंदर रूप से परिभाषित करता है, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और एक साहित्यकार होने के नाते हर एक साहित्यकार को अपनी रचनाओं में सत्य, व्यापकता, कल्याणकारिता और सुंदरता का भाव यानी अलंकारिता, भाव, शिल्प सभी रूपों को समाहित करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो ये नाम जो हमारे अध्यक्ष जी ने हमको दिया है वो बहुत सुंदर है और बहुत ही सटीक बैठता है। इस आज के आयोजन में हमारे जो आचार्य जी हैं हम उनका परिचय आपसे बाद में कराएंगे, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर्वप्रथम हमारी जो ये कार्य होता है, एक कर्तव्य होता है माँ शारदे की वंदना का, तो इस कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत हम माँ शारदे की वंदना से करेंगे। आचार्य जी। बिल्कुल सही आपने कहा कि कार्यक्रम का प्रारंभ माँ शारदा की वंदना से होना चाहिए। और वह वंदना अगर माँ शारदा की वरद पुत्री आदरणीय वंदना चौधरी जी के द्वारा हो तो बहुत ही सफल सार्थक होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आचार्य जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं और आदरणीय डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस पटल पर कि इस वार्ता में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और मैं माँ शारदे का सबसे पहले आह्वान करती हूँ कि वो इस पटल पर आकर हम सभी को आशीर्वाद दें कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। आचार्य जी, सवैया छंद की एक मेरी सरस्वती वंदना है, उसकी समीक्षा भी आप कीजिएगा। जी, स्वागत है, पढ़िए। मैं शारदे माता का आह्वान करती हूँ, सुनिएगा। शारद ज्ञान भरो मन में, कछु प्रीति पुनीति सुनीति जगा दो। शारद ज्ञान भरो मन में, कछु प्रीति पुनीत सुनीति जगा दो। आसन में रख माथ रहे, तन में मन में कछु राग रगा दो। आलस घोर विलास कलेश, आलस घोर विलास कलेश, सभी मन दोष प्रमोष भगा दो। और शीश आशीष धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। शीश आशीष धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। और अगला छंद है कि दीन दुखी जन के मन के संताप हरो, करुणा कर दो माँ। दासन को चरणों गति देकर, मानवता गुण भी भर दो माँ। बैर घृणा छल ना ठगना,
बैर घृणा छल ना ठगना और चाल को चाल सभी हर लो माँ। और आप कृपा बरसा कर दानव मानव को निज के दर लो माँ। आप कृपा बरसा कर दानव मानव को निज के दर लो माँ। और अंतिम छंद समर्पित करती हूँ माँ शारदा में। मानव की ममता क्षमता गुणता बल आज हमें समझाता। मानव की ममता क्षमता गुणता बल आज हमें समझाता। प्रेम समान महान यहाँ धन ज्ञान मिला वरदान विधाता। आप बसी मसी में मति में कृति में गति में मन ज्ञान प्रदाता। और आस रहे विश्वास रहे ही पास रहे बस शारद माता। आस रहे विश्वास रहे ही पास रहे बस शारद माता। जय माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना आपने की। मत मत गजेंद्र सवैया ने तो वास्तव में रसमत कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। माँ शारदा को नमन। धन्यवाद आचार्य जी। माँ शारदे की कृपा होती है कि जब हम कुछ लिख पाते हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और सर्वप्रथम एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा अध्यक्ष जी का फोन था। कमेंट नहीं दिख रही है क्या सर आपको? हमको कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, और वो कैसे देखे जाएंगे ये भी हमें मालूम नहीं है। ओके, पर मुझे यहाँ पर तो कमेंट दिख रहे हैं। तो हो सकता है वो हमें न दिखते हों। नहीं, दिखते तो हैं। हो सकता है कोई सेटिंग में ही प्रॉब्लम हो रही हो। पिछला एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी मुझे कमेंट नहीं दिख रहे थे। अच्छा, अब हमको टच करके देखें तो हमें डर लगता है कहीं गड़बड़ न हो जाए। नहीं, तो मैं यहाँ पर मुझे कमेंट दिख रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओमकार साहू मृदुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय तन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन प्रकट करती हूँ यहाँ पर। किसी कारणवश अगर हो सकता है कि कमेंट नहीं दिख रहे हो, क्योंकि पहला कार्यक्रम है, हो सकता है कुछ समस्या आ रही हो। पर मैं यहाँ जी पर आपको बताऊंगी, विभा जोशी जी जुड़ गई हैं। सभी का अभिनंदन प्रकट करती हूँ। और संस्था का ये भेंट वार्ता का पहला कार्यक्रम है। और हमारी जो शुरुआत है वो हमारे सबसे छंदाचार्य आचार्य ओम नीरव जी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी के बारे में बताना चाहूंगी, और फिर थोड़ा सा परिचय हम अपनी संस्था का भी देंगे। तो हमारी जो संस्था, क्योंकि पहला कार्यक्रम है इसलिए परिचय देना जरूरी हो जाता है। रश्मि प्रियदर्शिनी जी जो हैं, जो मगध विश्वविद्यालय के बोध गया की जो अंगीभूत इकाई है, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और अंग्रेजी विभागाध्यक्ष भी हैं, और जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। और इनको हिंदी साहित्य में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में प्रथम श्रेणी में इन्होंने गायन विधा में संगीत प्रभाकर सम्मान इनको मिला हुआ है। इनके 7 हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी अंग्रेजी की पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया है। और इतना कुछ है इनके परिचय में कि अगर मैं पढ़ूं तो बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही कर्मठ, सहृदय
और प्रबुद्ध परिचय है इनका। बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत कार्य करती हैं संस्था के लिए। और जो संस्था है हमारी शब्द वीणा से आप समझ रहे हो कि साहित्य और संगीत, ये जो संस्था है जो साहित्य और संगीत कला के क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ती है, युवाओं को प्रेरित करती है। और इस संस्था का की जो स्थापना हुई है वो 30 मार्च 2024 को हुई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और इस संस्था ने 13 राज्यों में और 22 जिलों में अपनी समितियां बनाई हैं। रश्मि प्रियदर्शनी जी का जो कार्य क्षमता है वो बहुत सराहनीय है, जिन्होंने इतने सारे लोगों को इस संस्था में जोड़ा है। और आज का जो कार्यक्रम है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम का आरंभ जो हम कर रहे हैं आचार्य ओम नीरव जी के द्वारा, उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय मैं दे देती हूँ। उनका परिचय तो किसी उसका मोहताज नहीं है, वो बहुत ही समृद्ध है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय उनका देना चाहती हूँ। आचार्य जी, आपका जो नाम है, मूल नाम है, वो ओम प्रकाश मिश्र है। और इनकी कर्मस्थली मोहम्मद लखीमपुर खीरी है। मोहम्मदी सर, हाँ, लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में है। मैं भी एक बार गई हूँ वहां पर। और आचार्य जी ने शिक्षक का कार्य किया है और प्रिंसिपल भी रहे हैं। काफी आचार्य जी की जो कृतियां हैं वो 24 हैं। मतलब 24 कृतियां उन्होंने अभी तक लिख रखी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी सारी उपलब्धियां यहाँ पर, इतनी सारी उनकी जो रचनाएं वो कविता संग्रह, संस्मरण, वैज्ञानिक काव्य संग्रह, लघु कथा संग्रह, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है छंद विज्ञान। और आचार्य जी गीतिका छंद के भी प्रणेता हैं। और आचार्य जी के बारे में जितना कुछ बोला जाए उतना ही कम है। खंड काव्य, तुलसी प्रिया, और न जाने कितने सारे उनको सम्मान प्राप्त हैं। आचार्य जी, सच में आपके बारे में हम जितना अभी यहाँ पढ़ेंगे वो तो बहुत कम है। आपकी जो ज्ञान है, आपका जो ओहदा है, वो सच में बहुत ही सराहनीय है। आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आचार्य जी, इसमें आपने जो शोध के जो कार्य किए हैं, मुझे उसमें से एक प्रश्न थोड़ा सा आपसे पूछना था, मैं आपसे आगे पूछूंगी। जैव विज्ञान आचार्य जी की जो कृति है उसको इंडिया बुक ऑफ अवार्ड, राष्ट्रीय कीर्तिमान अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ही सम्मान की बात है। आचार्य जी को बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा खंड काव्य तुलसी प्रिया के लिए सर्जना पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद बाल उद्यान खीरी में विवेक भारती सम्मान, और सारस्वत अभिनंदन सम्मान। बहुत सारे सम्मान हैं आचार्य जी, बहुत सारे सम्मान हैं, जो कि आपकी इस साहित्य के प्रति प्रेम और साहित्य के प्रति जागरूकता और ज्ञान को दर्शाता है। हमें बहुत सारी बातें आचार्य जी से आज पूछनी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम साहित्य में सीख सकते हैं, अपने बड़ों से ही सीख सकते हैं। तो आचार्य जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ इस पटल पर पुनः। और एक कुंडली छंद के द्वारा मैं आपका स्वागत करती हूँ, सुनिएगा, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। स्वागत है आचार्य जी। मैं आपको एक वंदन कर को जोड़कर करती स्वागत आज। वंदन कर को जोड़कर करती स्वागत आज। माँ की वीणा से सजे शब्द शब्द में साज। शब्द शब्द में साज प्रश्न की होगी वर्षा। शब्द शब्द में साज प्रश्न की होगी वर्षा। प्राप्त करेंगे ज्ञान जानकर मन है हर्षा।
और शारद माँ का मंच करें सब, शारद माँ का मंच करें सबका अभिनंदन, नीरव जी को हाथ जोड़कर करते वंदन। शारद माँ का मंच करें सबका अभिनंदन, नीरव जी को हाथ जोड़कर करते वंदन। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। जी आचार्य जी, कुछ जी, कुछ मुझे बोलिए। प्रसन्नता है कि जी आपने जो शब्द वीणा संज्ञक संस्था की स्थापना की है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, उसका यह कार्यक्रम आज प्रस्तुत हो रहा है। भेंट वार्ता को आपने जो नाम दिया है सत्यम शिवम सुंदरम, उस नाम से ही पता चलता है कि समग्र साहित्य को समेटने की सामर्थ्य रखती है शब्द वीणा। मैं इसकी स्थापना के अवसर पर सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, राष्ट्रीय साहित्य मंत्री आदरणीय वंदना चौधरी जी और संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी, आपको मैं बधाई देता हूं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, जी संयोग से कुछ ऐसी तकनीकी समस्या है कि उनके नाम नहीं दिख रहे हैं। कमेंट नहीं दिख पा रही है। हाँ, कमेंट नहीं दिखते, इसलिए नाम भी नहीं दिखते हैं। तो उनमें से डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी और श्री संजय तन्हा जी, दो नाम हमें आपके मुख से निकले, याद हो गए, तो मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। डीएन और झा जी साथ जी हैं। जी अच्छा अच्छा, दीप नारायण झा जी, हाँ, आपका स्वागत है। ज्ञानेंद्र और मोहन जी। जी, ज्ञानेंद्र मोहन जी का स्वागत है। तो वंदना चौधरी जी के ऊपर मैं दायित्व तो सौंपता हूँ कि जी नाम से सबका स्वागत करती रहेंगी, क्योंकि मुझे नाम दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जी मैं ये मान ठीक के है। चलें कि बिना नाम लिए ही मैं सबका नाम से व्यक्तिगत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। और मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को शब्द वीणा की जो साहित्यिक श्रृंखला है, इसको प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। ये माँ शारदा की कृपा तो है ही है, साथ ही वंदना चौधरी जी का विशेष अनुग्रह है। तो मैं इस सौभाग्य को आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आज की वार्ता बहुत ही आनंददायक हो, ज्ञानवर्धक हो और जी जी इसके साथ ही वंदना जी से बहुत कुछ, देखिए प्रश्नकर्ता जो होता है वो भी बहुत कुछ दे के जाता है, तो उनसे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मुझसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बल्कि मैंने जो माँ का प्रसाद प्राप्त किया है वो मैं आपके साथ साझा कर लूंगा। सीखता तो मैं सबसे रहता हूँ जो मेरे संपर्क में आता है। मैं वंदना जी से भी सीखूंगा अरे और हजार प्रियदर्शनी जी से भी सीखूंगा और जितने भी आज उपस्थित हैं यहाँ पर सुधीजन, मैं सबसे सीखूंगा। और भ्रम जी ये बना रहे कि मैं कुछ दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं सबसे प्राप्त करता रहूंगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। माँ शारदा की कृपा बनी रहे और आप अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। अब जी मुझको कमेंट कमेंट दिख रही दिखने लगे हैं। है? ओके। हाँ, कुछ आपने व्यवस्था बदली है, तो अब जी मुझे कमेंट दिखने लगे हैं। पुष्प अभी सबके। कुमार राय जी, आज ओके। इनका लाइव काव्य पाठ था कविता लोक में, स्वागत है आपका। डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी कविता लोक के बहुत ही पुराने स्थायी सक्रिय सदस्य हैं। डॉक्टर रश्मि जी, आपका स्वागत है। बोधिसत्व जी का स्वागत है। डीएन झा जी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। जी जी हाँ सभी का स्वागत है। मैं पुनः सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ अगर समस्या आ रही हो इस परेशान इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। मैंने ज्यादातर सबकी कमेंट को शो कर दिया है। अब हो सकता है किसी और की ना दिखे, लेकिन मैं करती रहूंगी, क्योंकि नई नया मैं अभी ये कार्य कर रही हूँ, तो जितना मुझसे विभा हो जोशी जी, विभा जी जोशी जी, भारती पायल जी, पायल भाई जी, आपका हाँ अभिनंदन पायल है। भाई, संजय तन्हा जी,
डीएन झा जी, जितने भी सब लोग जुड़े हैं, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। और साहित्यिक इस परिचर्चा में आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। और सबसे प्रथम जो मेरा प्रश्न है आदरणीय, समाज के प्रति जो आजकल हम देख रहे हैं आवाज सोशल चली मीडिया गई। पर। आवाज चली गई मेरी? आवाज चली गई। ओके, मेरी आवाज चली गई। ओके, जस्ट अभी आ गई? आवाज आ रही है? गुरुजी, आवाज आ रही है? गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? आप हमें कुछ सेकंड के लिए क्षमा करें, आवाज चली गई है। हमें मेरी देखना है कि आवाज आ हमारे रही है? सिस्टम में क्या गड़बड़ी है। गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? आवाज आ रही है गुरुजी? जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कमेंट में बताइए। ओके, पर गुरुजी चले गए हैं। थोड़ा सा ठीक है, जब तक हम अपने आचार्य जी का लगता है किसी कार्य के लिए कुछ करने के लिए गए हैं, मैं तब तक आप सभी को एक छंद सुना देती हूँ, सुनिएगा। आचार्य जी आ गए। चलिए, मैं एक छंद सुना रही थी, मैं थोड़ा सा पूरा कर देती हूँ। आचार्य जी, आप चले गए थे। मेरी आवाज आ रही है अभी? आचार्य आवाज जी, की समस्या हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, और मेरी आवाज सुनाई दे रही या नहीं आप बताएंगी। और आपकी बताएंगी आवाज भी नहीं आ कैसे? रही है? अरे ये जब चीज सुनाई देगी तभी तो बताएंगी। ये तो कमेंट में सबको आवाज आ रही है गुरुजी। लगता है कि आचार्य जी की तरफ से ही कोई परेशानी आ रही है। अनम्यूट है, आप माइक भी अनम्यूट है, और कहाँ से क्या हो सकता है मुझको जानकारी नहीं। क्या दोबारा कनेक्ट हुआ जाए हाँ, कि आप एक? दोबारा से आइए, आप दोबारा से आइए, ठीक है। आप दोबारा से आइए आचार्य जी। तो हम ऑफलाइन होकर के दोबारा ऑनलाइन हो रहे आप हैं। दोबारा से आइए आप। ये है नेट की समस्या। और मुझे मुझे आचार्य जी की आवाज सुनाई दे रही है, उनको शायद मेरी सुनाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कोई परेशानी हो। दोबारा से हम जोड़ते हैं आचार्य जी को। अभी अब आ रही है आवाज? देखिए। अभी हाँ, आवाज आ अब रही है? आई आवाज। हाँ, आ रही है। हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है। कोई माँ तकनीकी समस्या हो गई थी जिसे मैं नहीं जानता हूँ। माँ सरस्वती कृपा बनाए रखे। जी, आचार्य जी, सर्वप्रथम आपसे एक प्रश्न मैं ये करना चाह रही थी। हमारे जो आज का तत्कालीन समाज है, जो कि सोशल मीडिया में इतना ज्यादा व्यस्त है कि उसे हर चीज बहुत आसानी से मिल जा रही है। उस समाज में उसकी जो सोच है वो इतनी जल्दी परिवर्तित होती है हर तरह के वीडियो देखने से, हर तरह की। तो इस समाज के बदलाव में कविता का महत्व क्या है? क्या सच में कोई आज का युवा या आज के जो लोग हैं वो कविता को सुनना चाहते हैं, या कविता को सुनकर अपनी सोच को बदल सकते हैं क्या? इस प्रश्न को मैं आपसे करती हूँ आचार्य जी। आपकी समाज में कविता का जो अहम दायित्व है वो क्या है? वो क्या होना चाहिए आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में? ये तो आज के समय का बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने रखा है। जी।
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो सुविधा हमको मिली है, तो वो इस युग के लिए एक वरदान है। हम जिन चीज़ों की खोज बड़ी कठिनाई से कर पाते थे, आज वो गूगल पे बड़ी सरलता से मिल जाती हैं। जी। हम कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें प्राप्त करने के लिए जाने कहाँ-कहाँ भटकते थे कि वहाँ उनका व्याख्यान चल रहा है तो जाके सुनिए तो कुछ ज्ञान मिलेगा, या उनकी शरण में जाइए तो वो कुछ आपको ज्ञान देंगे। बिल्कुल। ऐसी सब परंपराएं रही हैं। वो परंपराएं भी अपने में आदरणीय रही हैं और आज भी हैं। लेकिन गूगल ने हमको एक सुविधा दी है कि आप चाहें तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का बहुत बड़ा ज्ञान, प्रतिशत तो मैं नहीं सही कह सकता, एक अनुमान दिलाने के लिए कह सकता हूँ कि 90% कम से कम ज्ञान है जो गूगल पर प्राप्त किया जा सकता है। और जाने कितना ज्ञान है जो जबरदस्ती बांटा जा रहा है। आप खाली फेसबुक के पन्ने खोलिए तो हर व्यक्ति ज्ञान बांटता ही दिखाई देता है। तो इसको लेकर के अरुचि नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि ज्ञान की बातें, वो भले उनकी नहीं है, वो कहीं से लेकर के कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन होती तो ज्ञान की ही बातें हैं। तो इस प्रकार से जो सोशल मीडिया है वो आज के युग के लिए वरदान है, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, दिशा बोध के लिए। लेकिन हर बात के दो पक्ष होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, यूं समझ लीजिए। तो दूसरा पक्ष ये भी है कि उससे लोग भ्रमित भी बहुत हो रहे हैं कि जहां पर ज्ञान की प्रचुरता है वहीं पर यह भी समझना मुश्किल है कि उसमें सच्चाई कितनी है, सार्थक कितना है, प्रामाणिक कितना है, इसको परखने की आवश्यकता है। तो गूगल से भी जो हम प्राप्त करें ज्ञान, या फेसबुक पर जो लोग पोस्ट डालते हैं उससे प्राप्त करें, तो उस ज्ञान को परखने के लिए भी विवेक की आवश्यकता है। और अगर आदमी चाहे तो इतना विवेक अपने आप हो जाता है। जब उसे अभ्यास हो जाएगा छांटने का, तो वो तमाम वेबसाइट पे तमाम बातें मिलेंगी, तो वो अपने आप उसमें से अनुमान लगा लेता है इसमें कौन सी बात किस स्रोत से प्राप्त हुई और कितनी प्रामाणिक है। लेकिन हाँ, उसमें सावधान रहने की जरूरत होती है। तो अब अगली बात उसमें कविता की आपने रखी है, तो कविता के लिए भी मैं कहूँगा कि जितनी मात्रा में और जितनी गुणवत्ता में कविता आज हो रही है, इतनी शायद किसी युग में नहीं हुई। क्योंकि वो अधिक मात्रा में होती है, तो उसमें अच्छी कविता जिसे कहेंगे, गुणवत्ता युक्त कविता अगर हम खोज करें तो प्रतिशत में वो कम होती है। कि जैसे पहले मान लीजिए 10 रचनाएं हमें देखने को मिलती थी, तो उसमें से अगर 5 रचनाएं श्रेष्ठ होती थी तो उनकी संख्या 5 थी और प्रतिशत था 50%। अब श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिशत घट गया है। जी, सही कहा। 50 की जगह मान लीजिए 20% हो गया है, लेकिन रचनाओं की संख्या हो गई है 10 से बढ़ के 100। तो 100 का 20% तो 20 ही हुआ, और 10 का तो 10 का 50% 5 हुआ। तो 5 की जगह 20 रचनाएं हो रही हैं, लेकिन पूरी रचनाओं में उनका जो अनुपात है वो कम है। अनर्गल रचनाएं बहुत हो रही हैं। तो उससे भी हमको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। पहले भी अनर्गल रचनाएं होती थी, लेकिन वो अनर्गल रचनाएं हमारे संज्ञान में नहीं आती थी। जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं वही कवि सम्मेलनों और पुस्तकों के माध्यम से हमारे सामने आती थी। तो हम जानते थे पुस्तक में जो छपा है वो श्रेष्ठ होगा।
कवि सम्मेलन में जो कवि सुनाते हैं वो श्रेष्ठ होगा, हमारे जीवन को दिशा देने वाला होगा। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अब कवि सम्मेलन में भी चुटकुलेबाजी का महत्व बढ़ गया है, पब्लिक को रिझाने की होड़ लगी हुई है, हम कैसी कैसी कलाओं से रिझा सकते हैं। तो उसमें छांटना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सी उपयोगी सामग्री है, उपयोगी कविता है। और जो पुस्तकें छप रही हैं उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उसमें खोज पाना कठिन पड़ जाता है कि कौन सी पुस्तक उपयोगी है जिसको हम पढ़ें। पुस्तकों के अंबार लगे हुए हैं। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में कदम रखे हैं तो आपको हर कदम पे कोई न कोई एक व्यक्ति पुस्तक लेकर आएगा कि ये पुस्तक मेरी छपी हुई, इसको आप पढ़ें और इस पे प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करें। अब किस किस को पढ़ाएंगे, किस किस पे व्यक्त करेंगी, कितना समय देंगी, कौन उपयुक्त है कौन नहीं है। तो यह एक समस्या है जिसके लिए विवेक की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छा सृजन भी पहले से अधिक हो रहा है, लेकिन कुल सृजन में उसका प्रतिशत कम है। तो चुनाव की समस्या हो गई, हम कैसे उसका चुनाव करें। और दिशा देने वाला सृजन भी हो रहा है जो समाज को, व्यक्ति को और राष्ट्र को दिशा देता है। ऐसे सृजन की भी आज कमी नहीं है। मैं इस सबसे आशावान हूं, निराश बिल्कुल नहीं। जी जी। भाई आचार्य जी, एक बात और ये पूछनी थी कि जैसे कि आज का जो नव युवा पीढ़ी है वो हिंदी साहित्य की तरफ न जाकर विदेशी साहित्य को वो ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमारा जो लेखन है, जो साहित्य है, जो कविता है, वो नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अंग्रेजी ने इतना ज्यादा हर क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया है कि साहित्य के क्षेत्र में भी आप कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको हिंदी का साहित्य कम मिलेगा और अंग्रेजी साहित्य आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम कैसे नवयुवा को इस तरह से जोड़ें? पहली बात तो अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। आम व्यक्ति जो भारतवर्ष का है वो हिंदी जानता है, हिंदी पढ़ता है या अपनी क्षेत्रीय भाषा जानता है। लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ने की जिज्ञासा है या प्रवृत्ति है, उसका कारण ये नहीं कि उसमें गुणवत्ता है, उसका कारण यह है कि उसमें कुछ नयापन है। तो आदमी नयापन को खोजते हुए वहां जाता है और जब गहराई से वो अपने हिंदी के साहित्य को देखता है और अंग्रेजी साहित्य को देखता है तो निरपेक्ष भाव से जब देखता है तो हिंदी साहित्य को वो किसी से कम नहीं पाता है। बाद में उसको लगता है वही स्थिति कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवा है। हम वहाँ अंग्रेजी साहित्य में खोज रहे थे, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही उत्कृष्ट सृजन हुआ है, उसे ये अनुभव होने लगता है। हम ये भी नहीं कहते अंग्रेजी में जो साहित्य लिखा गया है वो निकृष्ट है, न्यून श्रेणी का, ऐसा भी नहीं है, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन हिंदी साहित्य उससे कहीं कमजोर नहीं है। जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक दौर यहाँ पर अभी चल रहा है, हम लोग अभी साहित्य के क्षेत्र में देख रहे हैं। अनुराग सैनी मुकुंद जी का स्वागत है और वो एक प्रश्न कर रहे हैं कि कविता चोरी का भी जो दौर चल रहा है, कृपया उस पर प्रकाश डालिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े रचनाकार भी किसी ना किसी की कविता को अपने नाम से सुना देते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो अपना आप जो लिख रहे हैं, आप जो अपना साहित्य लिख रहे हैं, आप उस पर जो रचनाकार का नाम है आप उसको वहां पर बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो समस्या यहाँ पर आजकल हो रही है साहित्य के क्षेत्र में, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप गुरुजी? देखिए, रचना चोरी को तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा, अनुचित है, ये साहित्यिक मर्यादा के विपरीत है। और अगर कोई किसी दूसरे की रचना पढ़ता है तो उसके नामोल्लेख करना चाहिए। अगर संयोग से उस रचनाकार का नाम नहीं मालूम है और उसे रचना अच्छी लगती है, पंक्तियां अच्छी लगती हैं, वो कहना चाहता है, मंच से कहना चाहता है तो भी कह सकता है। तो ये कह सकता है किसी अज्ञात कवि की, अज्ञात रचनाकार की, अर्थात मेरी रचना नहीं है, ये उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने पर कोई भी विसंगति नहीं होगी और कोई समस्या नहीं पैदा होगी।
हाँ, एक अच्छा। बात और भी है, जैसे महाकवि हैं, तुलसीदास हुए हैं, कबीरदास हैं, रहीम जी हैं, रस खान हैं। तो इन महाकवियों का, बल्कि कहें महापुरुषों जी, की महापुरुषों। रचनाओं की कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं, वो कहावतें बन गई हैं, जी, सही सूक्ति बात। बन गई हैं। हुँ। तो उनको बोलते समय कोई नहीं कहता है कि मैं तुलसीदास की ये पंक्ति पढ़ता हूँ। हाँ, क्योंकि वो जागृत हो चुकी है, मतलब कि हाँ, उन्होंने हाँ, हाँ। लिखा है। जी। जब वो एक पिता अपने बेटे को डांटता है कि बैठे बैठे क्या करते हो, हुँ। तो साथ में बोल देता है, तो बेटा कहता है कि नहीं, सब भगवान की मर्जी से होता है और हुँ। सब होता रहेगा, बहुत चिंता नहीं करो पिताजी। तो पिताजी अपने यूं ही कह देते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, बेटा ये ठीक नहीं है, तुम काम पे हुँ। चलो। लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने अभी जो ये पंक्ति पढ़ी, दैव दैव आलसी पुकारा, ये ये महाकवि किसकी? तुलसीदास की पंक्ति है। और ये न हुँ। कहने से तुलसीदास का कोई सम्मान कहीं बाधित नहीं होता है, उनके विरुद्ध कोई बात नहीं होती। तो अगर कोई कवि महाकवि की श्रेणी में आ गया है, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया हो, तो उसकी हुँ। पंक्ति को बिना नाम लिए भी पढ़ा जा सकता है। और इसका उल्टा ये हो गया कि अगर कोई मैं किसी को नहीं हुँ। कहता हूँ, जी। मेरी पंक्ति को मेरा बिना नाम लिए पढ़ता है, तो मैं हुँ। समझता हूँ मुझको वो उसी कोटि में मानने लगा है, इसलिए उसने मेरा नाम नहीं लिया है। इससे आत्मतुष्टि ये हो जाती है। ये बिल्कुल सकारात्मक उत्तर दिया आपने आज आचार्य जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि सहन नहीं होता है कुछ लोगों को, मतलब इवन मेरी भी कोई कविता अगर इस तरह से सुनाए, वैसे जो लेखन इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी अ, एक साहित्यकार को दुख होता है कि जब कोई दूसरा साहित्यकार उसकी पंक्तियां पढ़कर मंच पर अपना जो पारिश्रमिक है वो ले रहा है। मतलब जहां तक हो सके तो उसको थोड़ा सा श्रेय देना चाहिए कि ये पंक्ति कम से कम उनकी है। थोड़ा नहीं, पूरा श्रेय देना चाहिए। हाँ, पूरा और वो श्रेय नहीं देना अगर देता है चाहिए। तो आपको प्रतिवाद करने का भी अधिकार है। बिल्कुल, और हमें सबको मिल करके इस परंपरा को हतोत्साहित करना चाहिए, इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जी। मंचों से ही मैं एक और प्रश्न आचार्य जी आपके पास रखती हूँ कि मंचों पर पढ़ने वाली जो कविता है, जो साहित्य है, और आजकल के जो कवि साहित्य रचनाएँ लिख रहे हैं मंचों पर जनता को प्रसन्न करने के लिए, उसे क्या आप साहित्य कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो रचनाएँ हैं, वो समाज को किसी भी तरीके से जागृत नहीं करती हैं। कई तरीके से फूहड़पन, अश्लीलता जो आजकल मंचों पर हो रहा है, वो एक साहित्यकार होने के नाते मुझे कभी-कभी बहुत दुःख होता है कि ये मंचों पर क्या हो रहा है। तो जो एक कवि है, वो साहित्यकार का कितना धर्म निभा रहा है आज के मंचों के हिसाब से? तो ये कविता में एक ही उद्देश्य नहीं होता है, समाज को हुँ। दिशा देना। हुँ। कविता का उद्देश्य रसानंद वर्धन भी होता है। हुँ। आपने ही अभी बताया, सत्यम शिवम सुंदरम हमारा उद्देश्य है। तो जी। रचना सत्य भी हो, शिव भी हो और सुंदर भी हुँ। हो, और जी। तीनों में से कोई एक बात भी हो हुँ। तो भी वो साहित्य, अच्छा साहित्य माना जाएगा। एक बात का होना भी बहुत कुछ है, तीनों हुँ। बातों को होना तो फिर उत्कृष्टतम साहित्य हो गया। लेकिन उसमें से एक बात भी हो तो भी वो सुंदर। अब अगर खाली सुंदरम ही है, हुँ। शिवम नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, लेकिन सुंदर है, जी। तो हम यह नहीं इनकार कर सकते कि वो रचना रचना नहीं है, वो कविता नहीं है। जी। और सत्य तो बहुत कठिन है, सत्य तो खुद ही आदमी नहीं समझता है, उसको कहेगा कैसे। लेकिन हम सत्य को जहां तक जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, उसको न झुठलाएं, उसको तो कम से कम हम हुँ। जो कहते हैं व्यक्त करें। और दूसरी बात, सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करें, कविता के हुँ। द्वारा, चिंतन के द्वारा। पूर्ण सत्य तो मुझे नहीं पता किसको मालूम होगा जो कविता में व्यक्त करेगा, लेकिन हुँ। कविता उसे सत्य के निकट पहुंचाने वाली होनी चाहिए। जी।
कल्याणकारी होना चाहिए कल्याणकारी और होनी चाहिए। सुंदर भी होना चाहिए। लेकिन एक सुंदरता भी बहुत बड़ा गुण है। काव्य में जो सौंदर्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मेरा प्रश्न एक वही होता आ है, गया। जी सर। जी, जी एक होता है भाव सौंदर्य, हाँ। जो रस की निष्पत्ति करता है। दूसरा होता है नाद सौंदर्य, जो छंदों और शब्दों के संयोजन से उत्पन्न होता है। तीसरा विचार सौंदर्य होता है। चौथा बिंब सौंदर्य होता है। तो काव्य के चारों प्रकार के सौंदर्य अगर हमारी कविता में है तो वो श्रेष्ठतम कविता की कोटि में आती है। लेकिन अगर वो चारों नहीं है, उनमें से कुछ भी हैं, तो कविता को निकृष्ट हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वह भी कविता है। जैसे कि लक्षणा, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा 3 शक्तियां शब्द की हैं, तो व्यंजना श्रेष्ठ शक्ति है, उससे मध्यम है लक्षणा, और अभिधा माने सीधे सीधे बात कहना। तो कविता में हम कहते हैं सीधे सीधे अगर बात कही गई है, उसमें कोई लक्षणा नहीं है, व्यंजना नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो कविता है, कविता नहीं है, वह भी कविता है। वो भी हम कविता बहुत से संदेश इसी के माध्यम से देते हैं। आप देखें कि जाने कितने अनुवाद किए गए हैं कहावतों में। जैसे इसकी कहावतें बड़ी प्रसिद्ध थी, हम भूल गए। और आयुर्वेद की पूरे पूरे ग्रंथों का काव्य में अनुवाद किया गया है। उसमें कोई सौंदर्य नहीं, न कोई व्यंजना है, न लक्षणा है, सीधे सीधे अभिधा में कहा गया है। तो क्या वो साहित्य नहीं है? वो भी साहित्य है। जी, मेरा प्रश्न अगला यही था आचार्य जी, कि बहुत से साहित्यकार जो हैं वो सिर्फ अपने मन के भावों को रखते हैं, उसमें ना कोई तुकबंदी है, ना उसमें कोई छंद की प्रक्रिया है, ना उसमें कोई रस है। सिर्फ अपने हृदय के जो भाव हैं, उन भावों को साहित्य में रखते हैं। और एक लेखन ऐसा होता है जो छंदबद्ध होता है। तो अगर हम छंदबद्ध लेखन को देखें, तो उसमें एक रस होता है, एक सुंदरता होती है। तो साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए छंद युक्त लेखन सर्वश्रेष्ठ है, या जो हम अपने मन के भावों को अगर हम रखें, तो उसको भी साहित्य में पूरी गरिमा मिलती है आचार्य जी? जी, देखिए, अगर छंदबद्ध कविता नहीं है तो फिर कविता और गद्य में अंतर क्या रह गया? यही बात। केवल हम उसको छोटी बड़ी पंक्तियों में केचुए जैसा सजा के रख दें गद्य को, तो वो कविता हो गई, है तो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन समय के आगे सभी नतमस्तक होते हैं। तो आज उस कविता को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें गद्य को छोटी बड़ी पंक्तियों में तोड़ के लिख दिया जाता है, कि आज कुछ तो पत्र पत्रिकाएं और कुछ तथाकथित साहित्यकार उसी को कविता मानते हैं। जो छंद में कविता लिखी जाती है उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई जी, आउट ऑफ डेट हो गई। तो यह दृष्टिकोण मेरी समझ में उचित नहीं है, यह कविता को नुकसान पहुंचाने वाला है। और जब छंद मुक्त कविता भी लिखी गई तो उसमें भी काव्य के सारे तत्व मौजूद थे। उसमें विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया गया, बिंब योजनाओं का, प्रतीकों का, उपमानों का, और शब्द की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का प्रयोग किया गया। केवल छंद को नहीं साधा गया, केवल छंद को नहीं साधा गया, और काव्य के सारे गुण थे। ऐसी समृद्ध कविता कुछ महाकवियों ने पहले प्रस्तुत की और उसको नाम दिया छंद मुक्त कविता। छंद मुक्त कविता, बाद में उसे मुक्त छंद भी कहा गया। मैं मुक्त छंद के पक्ष में नहीं हूं, ये विरोधाभासी शब्द हैं। कि छंद का विधान होता है, जिसका विधान होता है वो मुक्त कैसे हो गया? मुक्त छंद हो ही नहीं सकता। छंद तो सदैव ही नियमबद्ध होता है, मुक्त छंद नहीं हो सकता। छंद मुक्त रचना हो सकती है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आवश्यक नहीं सब इससे सहमत हो। तो जो भी है वो छंद मुक्त रचना
मेरी समझ में तो पहले निराला जी ने प्रारंभ की, वो महाकवि थे, महाप्राण थे। उन्होंने काव्य के सभी तत्वों को समाविष्ट करके उत्कृष्ट विचारों को छंद मुक्त कविता में व्यक्त किया। वो कविता वास्तव में अच्छी भी लगी लोगों को और लोगों ने उसका अनुकरण करना शुरू किया। लेकिन उससे इतना बड़ा नुकसान कविता का हुआ, इतनी बड़ी क्षति हुई कि जो भी चाहता है वो अपने गद्य के एक खंड को छोटी बड़ी पंक्तियों में तोड़ देता है। कभी संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम को आगे पीछे करके वाक्य विन्यास को बदल देता है और वो कहने लगता है कि कविता हो गई। तो वो कविता नहीं है। उसको भी कविता कहने का जो द्वार खुल गया वो इस छंद मुक्त कविता के कारण खुल गया, जिसका प्रारंभ निराला जी ने किया। तो महाकवि होने के नाते, महाप्राण होने के नाते उन्होंने खुद जो लिखा वो तो सम्माननीय अवश्य है, लेकिन उन्होंने जो द्वार खोल दिया कि गद्य को पद्य की तरीके से लिख देना छोटी बड़ी पंक्तियों में, यह द्वार खोलना आज साहित्य के लिए और कविता के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत सही कहा आचार्य जी आपने। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का एक बार आभार प्रकट कर देती हूँ। अनुराग सैनी मुकुंद जी, DN झा जी, मनीषा सहाय जी, राजमणि मिश्रा जी, कैलाश नाथ मिश्र जी, रश्मि प्रियदर्शिनी जी और बहुत से भारती पायल जी, कैलाश नाथ मिश्र जी, बहुत सारे जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक यहाँ पर मनीषा सहाय जी ने कहा है कि निराला जी की भी अतुकांत कविताएं रहती हैं, जबकि निराला जी बहुत बड़े कवि हैं। तो अतुकांत कविता जब कवि लिखता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसकी जो उसने उस परिस्थिति पे शायद अपने भावों को ही शायद प्रकट कर दिया हो, नहीं इस चीज का उस चीज को उसमें बांधा हो, क्योंकि छंदबद्ध कविता लिखने के लिए समय और शिल्प ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि भाव उसका बहुत अहम होता है। उस छंद युक्त कविता में सारी चीजें देखी जाती हैं। छंदबद्ध कविता में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये अतुकांत कविता का इस शब्द का प्रयोग प्रायः सार्थक अर्थ नहीं होता है, सही अर्थों में नहीं किया जाता है, कि लोग छंद मुक्त कविता को अतुकांत कह देते हैं। अतुकांत अलग है और छंद मुक्त अलग है। निराला जी ने जो कविता छंद मुक्त लिखी, जिसे केचुआ छंद कहा, कुछ और कहा, कि वो आता दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर जाता। तो वो आता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ मिलकर हैं दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक। अब एक और टेक में तुक है कि नहीं? हाँ। तो छंद मुक्त कविता आवश्यक नहीं है कि वो अतुकांत हो, लेकिन लोग अतुकांत शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं कि अतुकांत माने छंद मुक्त। छंद मुक्त रचना भी तुकांत होती। आजकल जो व्यंग्य पढ़ते हैं मंचों से कवि, आप ध्यान दीजिए कि वो निश्चित रूप से छंद मुक्त पढ़ते हैं और छंदबद्ध हो तो अच्छा है, मैं तो उसी का समर्थक हूं, लेकिन तुक वो भी मिलाते रहते हैं। उनकी रचनाओं में देखिए तो आखिर में वो सब तुक में तुक मिला करके ही बात करते हैं, तो वो अतुकांत नहीं होती हैं, छंद मुक्त होती। तो मनीषा सहाय जी ने जो ये कहा कि निराला जी की कविता अतुकांत, वो अतुकांत नहीं है, छंद मुक्त है। जी 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 आचार्य जी, सही कहा आपने। और यहाँ एक बात जरूर, एक बात मेरे मन में आई, कह डालना चाहूंगा, बाद में रह जाएगी, कि निराला जी छंदबद्ध कविता लिखने के बड़े ही कुशल शिल्पी थे। अद्भुत काव्य कौशल था और इसके बावजूद भी उन्होंने छंद मुक्त कविता लिखी थी। जबकि इसके विपरीत जो छंद नहीं लिख पाते हैं, जो लयबद्ध कविता नहीं लिख पाते हैं, वो एक सहज रास्ता निकाल लेते हैं कि हम अपने भावों को गद्य में व्यक्त करें और छोटी बड़ी पंक्तियों में लिख दें। कुछ क्रिया और संज्ञा जो क्रम होता है वाक्य विन्यास का, उसको बदल दें तो वो कविता हो जाएगी। ऐसा मान करके जो लिख रहे हैं वो अलग चीज है। लेकिन निराला जी
को छंद का ज्ञान था, ज्ञान रखते हुए उन्होंने ये छंद मुक्त लिखा। मैं तो ये जरूर कहूंगा, उन्होंने कोई बहुत भविष्य के लिए अच्छा कार्य नहीं किया, स्वयं अच्छा कार्य किया, लेकिन उनके महापुरुष जब चलते हैं तो उनके आगे पीछे पीछे और लोग भी चलते हैं, अनुकरण करते हैं, और वो अनुकरण राह से भटक गया और गद्य को पद्य बनाने की प्रक्रिया चल पड़ी, स्वेच्छाचारिता चल पड़ी, जो वास्तव में सम्माननीय नहीं है। अच्छा आचार्य जी, एक बात और मुझे पूछनी थी कि जब हम कविता लिखते हैं या जब हम साहित्य लिखते हैं, तो उस साहित्य की जो भाषा है, कोई साहित्यकार होते हैं वो बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखते हैं, और कुछ जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो बहुत सरल भाषा लिखते हैं। तो क्या संस्कृतनिष्ठ या उत्कृष्ट भाषा का लिखना उस कवि की श्रेष्ठता मानी जाए? या बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा लिखना चाहिए कि जनता को समझ में आए या हर कोई इंसान समझ सके, तो लिखना कैसा चाहिए? अगर संस्कृतनिष्ठ अगर कोई उत्कृष्ट भाषा लिख रहा है, तो उस साहित्यकार की उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसने उसमें ऊर्जा लगाई है, उसने सीखा है, तभी तो वो इस चीज को लिख पा रहा है। तो इस आप बात को कैसे उसको आप रखेंगे? मेरी दृष्टि में दोनों प्रकार का साहित्य है। एक है जो परिष्कृत हिंदी में लिखा जाता है, संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखा जाता है, जी। और उसको भी श्रेष्ठ साहित्य में ही माना जाता है। दूसरा बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है, उसको भी श्रेष्ठ साहित्य माना जाएगा। इसमें देखना ये होता है अन्य जो तत्व हैं काव्य के, वो उसके अंदर विद्यमान है कि नहीं। जी। अगर सभी तत्व विद्यमान हैं या अधिकांश तत्व विद्यमान हैं जिनके आधार पे हम कविता को कविता कह सकें, तो केवल क्लिष्टता के आधार पे हम उसको अकविता तो नहीं कह सकते, कविता ही है। और अगर बोलचाल की भाषा में लिखी गई कि उसमें अगर उर्दू का हम बोलचाल का शब्द आया प्रयोग कर लिया, पंजाबी का आया तो प्रयोग कर लिया, अंग्रेजी का भी आया तो प्रयोग कर लिया, ऐसी बोलचाल की भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हिंदी में कविता लिखी गई है और उसमें काव्य के सारे तत्व विद्यमान हैं, तो वो भी श्रेष्ठ कविता है। दोनों में अंतर इतना है कि जो परिष्कृत भाषा में कविता लिखी जाएगी, संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी जाएगी, वह हिंदी के पुस्तकालयों तक ही सीमित रह जाएगी। जी। और जो बोलचाल की भाषा में कविता लिखी जाएगी, सरल भाषा में गहन विचारों को व्यक्त करने की जब क्षमता होती है, तो ऐसी कविता सामान्य जनमानस की कविता बन जाती है। तो ये रचनाकार को सोचना है कि हम पुस्तकालय की कविता लिख रहे हैं या जनमानस की कविता लिख रहे हैं, हम पुस्तकालय के लिए कविता लिख रहे हैं या सामान्य जन के लिए कविता लिख रहे हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कविता के द्वारा जन जागरण की, और जन जागरण तभी होगा जब जनमानस तक कविता पहुंचेगी, और वो तभी पहुंचेगी जब सरल सहज भाषा में लिखी जाएगी, क्लिष्टता से थोड़ा दूर रहा जाएगा। जी जी। तो हमने चीजें सीखी कि बहुत सारी बातें हैं साहित्य में, हर कवि को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसा लेखन लिखना है, हमें क्या भाव, शिल्प, छंदबद्धता, भाषा, शैली, हर चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम आगे अपना जो सृजन का जो अपना कर्तव्य है निभा सकेंगे। आचार्य जी, मैं आपसे एक और निवेदन करती हूँ कि आप कुछ छंद हमें सुना दीजिए, क्योंकि जो आपने लिखा है वो हम तक पहुंचना जरूर चाहिए, और हम यहाँ पर प्रतीक्षित हैं कि आप हमें कुछ अपना सुनाएं छंद। कवि जो भी होगा जी, वो सदैव अपना कुछ सुनाने के लिए इच्छुक रहता है। ये तो है। चाहे वो कवि गोष्ठी हो, कवि सम्मेलन हो, वार्ता हो, अगर उसे अवसर मिले तो उस अवसर को वो खोना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। मैं भी सुनाना चाहता हूँ। आपने ये प्रस्ताव रखा, मुझे अच्छा लगा।
जी अब आचार्य जी। देखिए, एक मैं छंद पढ़ रहा हूँ, ये दुर्मिल सवैया है। अच्छा, हाँ, दुर्मिल सवैया, बिल्कुल। और अभी भाषा की बात चल रही थी, हुँ, तो मैं दोनों प्रकार की रचनाएं लिखता हूँ। थोड़ा-सा संस्कृत निष्ठ शब्द भी आ जाते हैं और सरल शब्दों में भी, सरल भाषा में भी लिखता हूँ। लेकिन जब गहरी बात को हुँ, सरल शब्दों में, बोलचाल की भाषा में कह पाता हूँ, तो मैं उसको अपनी सफलता, बड़ी सफलता मानता हूँ। जी, सही बात कि है। गहरी से गहरी बात को मैं बोलचाल की भाषा में ही व्यक्त कर दूं, तो ये मेरी वाह! बड़ी सफलता होती है। ये मैं बहुत सदैव बड़ी प्रसन्न होता हूँ। बिल्कुल। और जब मैं कुछ परिमार्जित, संस्कृतनिष्ठ, अप्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग करता हूं, तो वहां हुँ, भीतर से एक बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हुँ, मैं अपनी रचना को सामान्य जन से कहीं दूर लिए जा रहा हूं। सही ये बात है। मैं उसे अपनी दुर्बलता मानता हूं। जी, फिर भी होता है ऐसा, जब छंद के आग्रह को पूरा नहीं कर पाता हूँ, सरल शब्दों में कठिन शब्द लाना ही पड़ता है, तो ले आता जी, हूँ। लेकिन मैं ले उसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूँ। प्रयास यही रहता है कि सरल शब्द हों। अब सरल शब्द हैं। एक जी, छंद सुनिएगा, स्वागत है। दुर्मिल है। जी, कि लहरा न उठे मन सावन सा, जिसमें वह गायन गायन क्या। हुँ, अब इसमें कोई शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हुँ, बोलचाल का नहीं। जी, लहरा न उठे मन सावन सा, जिसमें वह गायन गायन क्या। मन भावन साजन साथ न हो, जिसमें वह सावन सावन क्या। हुँ, तन की बगिया न खिले जिसकी, सुधि में वह साजन साजन क्या। तन की बगिया न खिले जिसकी, सुधि में वह साजन साजन क्या। किलकार दुलार बहार न हो, किलकार दुलार बहार न हो, जिसमें वह आंगन आंगन क्या। क्या किलकार दुलार बहार न हो, जिसमें वह आंगन आंगन क्या। और एक छंद और पढ़ना चाहूंगा। जी, अब देखिए, कुछ क्लिष्ट शब्द भी कहीं कहीं आ जाते हैं छंद के जी, आग्रह से, तो हुँ, प्रयास तो रहता है, लेकिन आते हैं तो एक दो को लाना भी पड़ता है। बिल्कुल, आप तुलसी के साहित्य को देखें तो जी, रामायण बहुत ही सरल भाषा में, अवधि में लिखी गई है, जो कहना चाहिए उस समय की गंवारू भाषा थी। अगर हाँ, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में न की होती, तो अवधि का आज इतना सम्मान नहीं होता जितना हो रहा है। उस सही है। अपनी बोलचाल की गंवारू भाषा में उन्होंने इतने श्रेष्ठ भावों को व्यक्त किया कि एक मुझे चमत्कार लगता है। और उस समय हुँ, के लोग हतप्रभ थे कि हुँ, संस्कृत के अलावा सरल भाषा में तो कहा ही नहीं जा सकता, फिर देहाती भाषा में, ये तो अवधि देहाती भाषा है, उसमें हुँ, इन्होंने पूरे उस महाकाव्य को सृजित कर दिया। तो हुँ, आश्चर्यचकित भी थे, कुछ लोग विरोध भी करते थे। तो हाँ, खैर, उन्होंने भी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। हुँ, उद्देश्य उनका था सरल भाषा, हुँ, लेकिन जहां अनिवार्य लगा वहां उन्होंने क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया प्रयोग है। तो एक ऐसे ही कि मधुपात्र निहार रहे दृग क्यों, मधुपात्र निहार रहे दृग क्यों, दिल खोल पिया न किसी मिस तो। किस मधुपात्र निहार रहे दृग क्यों, दिल खोल पिया न इसी मिस तो। अली टूट रहे कलियों पर क्यों, छक हुँ, पान किया न इसी मिस तो। कर लें कुछ और यही रट क्यों, कर लें कुछ और यही रट क्यों, करणीय किया न इसी मिस तो। इस पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा
कि कर लें कुछ और यही रट को रट क्यों, करणीय किया न इसी मिस तो, डरता इति से यह जीवन क्यों, डरता इति से यह जीवन क्यों, भरपूर जिया न इसी मिस तो, डरता इति से यह जीवन क्यों, भरपूर जिया न इसी मिस तो। ये मैंने 2 दुर्मिल सवैया आपको प्रस्तुत किए। और बहुत सुंदर। इसी मिस्तो का अर्थ क्या, समझी नहीं आचार्य जी। इसी मिस के माने बहाने, इसी बहाने, तो इसीलिए तो, मिस माने लिए। मिस माने लिए। ये देशज शब्द है। अच्छा। इसीलिए तो आप सीधा समझ लें, इसी मिस तो माने इसी अर्थ मिस है इसीलिए तो। बहुत बहुत बढ़िया। जी आचार्य जी, आपने गीतिका छंद को निर्मित किया है, तो गीतिका छंद के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए आचार्य जी। गीतिका छंद नहीं, गीतिका विधा है। हाँ, गीतिका विधा। गीतिका विधा में 2-2 पंक्तियों के युग्म होते हैं, और सारी पंक्तियां जो होती एक ही लय में होती हैं। वो लय किसी हिंदी के छंद पे आधारित होती है, और हर युग्म की अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है और अपने में बात पूरी हो जाती है। वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। तुकांत की बात करें तो पहला जो युग्म होता है, क्षमा करें, हमारे मोबाइल की बैटरी जाने वाली लग रही है। जी आचार्य जी, उसकी चार्जिंग व्यवस्था तो हमें मुझे लगता है कि लैपटॉप की भी बैटरी जा रही है। जी ठीक है, सब कुछ सामान्य हो गया। जी आचार्य जी, 1 मिनट में आप लगा। जी आचार्य जी। तो मैं किस बात पे चर्चा कर रहा था? गीतिका हाँ, पर आप गीतिका विधा। सुना दीजिए आचार्य जी, कुछ सुना दीजिए। तो इसमें की बहुत सी बातें हैं जो गजल में भी पाई जाती हैं, और गजल से प्रेरित भी हैं, लेकिन 3 बातें इसकी विशेष हैं जिसके कारण ये अलग विधा के रूप में अपनी पहचान रखती है। पहली बात है हिंदी भाषा व्याकरण, हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण। और दूसरी विशेष बात है हिंदी छंदों पर आधारित लयात्मकता। गजल में जो लयात्मकता है उर्दू बहरों पर आधारित होती है, और गीतिका में लयात्मकता हिंदी छंदों पर आधारित होती है। और हिंदी भाषा व्याकरण का अर्थ क्या है, इसे भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंदी भाषा का अर्थ यह नहीं होता है कि हम उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें तभी वो हिंदी होगी। विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न करती हो। सभी भाषाएं एक दूसरे के शब्दों का प्रयोग करती हैं। इससे भाषा की प्रकृति में और पहचान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम हिंदी में भी विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वे शब्द बोलचाल के होने चाहिए और उन पर व्याकरण जो लागू हो वो हिंदी का ही होना चाहिए। व्याकरण से पहचान होती है भाषा की, शब्दों से नहीं होती। अच्छा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे सवाल उर्दू का शब्द है, और उर्दू के शब्द वो फारसी के हैं, अरबी के हैं, ये तो बताना मुश्किल पड़ेगा, बस उर्दू के ही मान लीजिए सब। जी जी बिल्कुल। तो सवाल शब्द उर्दू का है, उसका बहुवचन है सवालात। लेकिन हिंदी में जब हम सवाल का प्रयोग करेंगे तो सवालात नहीं होगा बहुवचन, सवालों होगा। हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, हम ऐसे बोलेंगे हिंदी में। हम आपके सवालात का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जैसे
दर्दे दिल। अब दिल भी हम बोल सकते हैं, दर्द भी बोल सकते हैं। हिंदी में वर्जित नहीं कि दिल न बोलिए और दर्द न बोलिए, लेकिन दर्दे दिल बोलने में व्याकरण उर्दू की हो गई। हम व्याकरण उर्दू की नहीं प्रयोग कर सकते हैं। हम दर्द का प्रयोग करेंगे, दिल का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहेंगे दिल का दर्द, दिल का दर्दे दर्द। दिल नहीं कहेंगे। जी ये बिल्कुल। कुछ उदाहरण दिए। तो जी हम जी। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उसमें हम व्याकरण हिंदी का ही अपना रखेंगे, व्याकरण दूसरा नहीं होगा। और तीसरी अंतिम बात क्या है कि भाषा की पहचान उसके संस्कारों से भी होती है। एक तो व्याकरण, दूसरे संस्कार। संस्कार कहाँ से आते हैं कि भाषा जिन जिन युगों से होके गुजरती है, आगे बढ़ती है, जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनाई जाती है, उनके सबके संस्कार भाषा में जुड़ते जाते हैं। तो हिंदी भाषा के जो संस्कार हैं वो पूरी भारतवर्ष की संस्कृति को समेटे हुए हैं। तो हमारी गीतिका में हिंदी भाषा की व्याकरण की अनिवार्यता है, हिंदी के संस्कारों की अनिवार्यता है, और हिंदी छंदों पर आधारित लय की अनिवार्यता है। इन तीन कारणों से गीतिका एक अलग विधा है, और ढांचा इसका निश्चित रूप से गजल के जैसा ही है, कोई दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हम बातें करने के स्थान पर एक उदाहरण बहुत पर्याप्त होता है। जी लोग कहते हैं दीजिए थोड़ा। कि ढेर सी बातों की तुलना में एक उदाहरण ही काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे किसी चिड़िया को आपने कभी जीवन में न देखा हो और हम उसका व्याख्यान दें कि चिड़िया ऐसी होती, इसके पर ऐसे होते हैं, चोंच ऐसी होती, पंजे ऐसे होते हैं, सबको समझा डालेंगे, लेकिन चिड़िया का स्वरूप दिमाग में नहीं आएगा। और अगर वो चिड़िया आपको दिखा दें तुरंत समझ में आ जाएगा ये चिड़िया ऐसी होती है। हाँ। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम गीतिका का एक उदाहरण भी आपके आगे प्रस्तुत करें। आचार्य जी, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हमारे धन्यवाद। जी, हमारे साथ आदरणीय महावीर सिंह वीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम दादा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मनीषा सहाय जी, विकास शुक्ला जी, हेमलता राजपूत जी, आनंदी नौटियाल जी, अरुण कुमार यादव जी, बहुत सारे हमारे साथ साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, और आचार्य जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और सुनते हैं आचार्य जी से गीतिका। जी आचार्य जी। जी जी, थोड़ी हम व्यवस्था बदल रहे हैं, चार्जिंग में लगाया है। जी आचार्य जी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, एक गीतिका आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो बातें हमने बताई हैं, एक तो हिंदी भाषा व्याकरण, दूसरा हिंदी भाषा के संस्कार, और तीसरे हिंदी छंद पर आधारित लयात्मकता। तो सबसे पहले हम छंद बता दें, बाकी तो चीजें आप देखते चलेंगे जब हम पढ़ेंगे। ये गीतिका छंद पर ही आधारित है। गीतिका विधा भी है और गीतिका छंद भी है। तो गीतिका छंद की मापनी होती है गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। ये गा क्या है? गुरु है। ल क्या है? लघु है। गुरु और लघु में हमने सारी मापनियों को, सारे छंदों को समेटने का प्रयास किया है। ये हमारा विशेष प्रयास है, जो हमारी पुस्तक छंद विज्ञान का आधार है, और उसी के कारण ये पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय हुई है। तो मैं आपको ये मापनी भी सुनाऊंगा और फिर गीतिका भी सुनाऊंगा। जी गुरु जी। तो पहले मापनी सुनिए। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। वर्जनाएं काव्य में
यदि हो समादृत क्या कहें। हाय हाय। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। वर्जनाएं। बहुत सुंदर पंक्तियां। युग्म देखें जी। कि त्राण अंतर्वेदना का हम्म। चुटकुलों में खोजता। हम्म। त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या क्या? कहें। वर्जनाएं। बिल्कुल सही बात है आचार्य जी। और इस संसार को एक रंग मंच मानते हुए एक युग्म हम्म। प्रस्तुत है कि कैसा? वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या क्या? कहें। मंच पर समरी सजी सब हम्म। दिख रही कठपुतलियां। हम्म। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां। हो गया सारा कहाँ सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। खो सही। गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। बहुत सही बात कही आचार्य जी आपने। और एक युग्म दर्शन हम्म। से लिया है दर्शन जी। कि मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यो अंतिका। हम्म। अंतिका कहते हैं गीतिका के अंतिम युग्म को। जी। और अंतिका जीवन का अंत भी है, अंत भी है। अंतिम घड़ी भी है। जी। मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यो अंतिका। एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या क्या कहें? कहें। क्या कहें? वर्जनाएं। और एक हल्का फुल्का युग्म समाज से निकला हुआ जी। कि भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां। हाँ। भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां। कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत क्या कहें। क्या? वर्जनाएं। और गीतिका का अंतिम स्पर्श अंतिम युग जी। कि मूक सच्चे कवि दिखे हम्म। वाचाल दिखते हैं अकवि। क्या आपने बात है। जो बात कही थी जी जहां बिल्कुल। से प्रारंभ किया था वार्ता का, ये जी। युग्म वहीं से उठाया है मैंने हम्म। कि मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि। हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। वर्जनाएं। ये कड़वी सच्चाई है इसमें। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। वर्जनाएं। ये एक गीत का प्रस्तुत की। अब इसमें आपने शब्दों का जो चुनाव है, संयोजन है, हम्म। और उपमानों में प्रतीकों में जो भारतीय संस्कृत की छाप है, उसमें भाषा के संस्कार आपने देखे होंगे, तो हम हम्म। इसकी अपेक्षा गीतिका में करते हैं। जी। बहुत सुंदर। और समाज की और तत्कालीन साहित्य की जो आपने
बात कही है आचार्य जी, बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। बहुत सारे जो कवि हैं, वाचाल होते जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आप अभी आपने बोला कि जो वाचाल होते जा रहे हैं और जिनको बोलना चाहिए वो चुप हैं। हमारे साथ आदरणीय अजय अज्ञात जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सभी बहुत तल्लीनता से आचार्य जी आपको सुन रहे हैं और बहुत सुंदर-सुंदर कमेंट आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। बहुत सुंदर गीतिका परम पूज्य श्री ये मेरा गुरुजी। सौभाग्य है और शब्द वीणा का सौष्ठव है। अरे आचार्य जी, आपके आगमन से हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सहमति दी आने की। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपने समय निकाला। आचार्य जी, अभी थोड़ा-सा और कुछ सुना दीजिए, क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। हम चाहते हैं कि एक छंद और आप सुना दीजिए कोई। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ इतना जुड़े हुए हैं। आप सब अपना स्नेह दे रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें अपने वरिष्ठ साहित्यकारों से, जो हमारे साथ आगे भी और बहुत सारे साहित्यकार हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ अब साहित्यकार एक सभी क्षेत्रों के। जी, जी। जी, आप गुरुजी। बात कर लें पूरी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमारे इस कार्यक्रम में वार्ता में सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और संगीत क्षेत्र के कई सारे महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे वार्ता में। तो ये जो कार्यक्रम है, ये लगातार चलता रहेगा। आपको हर क्षेत्र से नई-नई प्रबुद्ध जनों को आपको सुनने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा और मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं भी हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करती रहूँ। जी, आचार्य जी। धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यक्रम जो इस प्रकार के हैं 1 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए कि जी, श्रोता जी। भी फिर थक जाते हैं और बड़ी जी, मुश्किल से समय निकाल के आते हैं। तो आज का कार्यक्रम जो है वो जी। 1 घंटा 16-17 मिनट पार कर चुका है। तो आपने ठीक ही कहा, 1-2 छंद सुना के वार्ता को विराम दिया जाए। तो जी, एक छंद आचार्य जी। मैं आपको निवेदित करना चाहूँगा। जी। जैसे मैंने बात कही थी कि कविता जो है निर्णय करना चाहिए पहले लिखने वाले को कि मैं हुँ। पुस्तकालय के लिए लिख रहा हूँ या या सामान्य जनमानस के लिए लिख रहा हूँ। जी। तो मैंने अपनी बात को इस छंद में व्यंजित किया है। बात कहीं से उठाई है, बात पहुंची कहीं है। देखिएगा जी, आचार्य जी। कि ये महामंजीर सवैया है। महामंजीर सवैया। हाँ, इसका आपको व्याकरण भी बता दें कि इसमें लघु गुरु का क्रम ये होता है कि ललगा ललगा 8 बार होता है और उसके बाद लगा होता है। ललगा ललका ललगा 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 लगा। अब गालगा। देखिए ओके। अंत में लगा 8 अच्छा। बार ललगा हाँ, और हाँ। उसके बाद लगा। लगा। ठीक। तो जो आखिर का ललगा है हुँ। और उसके बाद जब लगा बोलते हैं तो गा और लगा को मिला के एक में पढ़ा जाता है, तब गालगा हो जाता है। खैर वो जी। आपको दिखाई देगा जब हम पढ़ेंगे हाँ, हाँ, बिल्कुल कि आचार्य जी। झमको गम को बदरा, तुम सावन की पहचान बने रहो। अब आप शब्दों की सरलता देखिएगा, प्रवाह देखिएगा और ये देखिएगा कि ये पंक्तियां समझने के लिए क्या कोई शब्दकोश तो नहीं ढूंढना पड़ेगा या किसी गुरु के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। बोलचाल जी, की भाषा में अगर पूरा है तो मैं अपने लेखन को सार्थक मानता हूँ। हालांकि कहीं जी। कहीं क्लिष्ट शब्द आते हैं, मैं उसे अपनी दुर्बलता मानता हूँ। जी। झमको गम को बदरा, तुम सावन की पहचान बने रहो। हुँ। विरही उर को परितृप्त करो, तुम यौवन की मुस्कान बने रहो। हुँ। हाँ, मैं बादलों से कह रहा हूँ जो हुँ। आसमान में टंगे हुए हैं, बरस नहीं रहे हैं
अब उसके माध्यम से संदेश क्या देता हूं ये अंतिम पंक्ति में दिखाई देगा कि झमको गम को बदरा तुम सावन की पहचान बने रहो, विरही उर को परितृप्त करो तुम यौवन की मुस्कान बने रहो, उर नीरव के दृग बिंब बनो, उर नीरव के दृग बिंब बनो, छल को नभ में न तने रहो, उर नीरव के दृग बिंब बनो, छल को नभ में न तने रहो, कवितांगन में मत केशव हो, कवितांगन में मत केशव हो, रस निर्झर हो रस खान बने रहो, कवितांगन में मत केशव हो, रस निर्झर हो रस खान बने रहो। इस तरीके से बादल के माध्यम से मैंने अपनी बात ऐसे प्रस्तुत की है कि कवितांगन में मत केशव हो, रस निर्झर हो रस खान बने रहो। जी कहिए क्या करें। यमक अलंकार में मुझे प्रदर्शित हो रहा था। निश्चित रूप से जी यमक अलंकार जी रसखान में यमक है, रसखान में भी, और उससे पहली जो पंक्ति आपने उसमें बोला था उसमें भी है। रसखान में श्लेष है, यमक नहीं है, श्लेष है रसखान में। नहीं, रसखान वाले से पहली जो पंक्ति बोली थी ना उसमें आपने ये डाला है, यमक अलंकार डाला है, श्लेष है। अच्छी परख है, आपको बधाई। अरे आचार्य जी ऐसे ही सीख रही हूँ धीरे धीरे। जी आचार्य जी। रवि प्रकाश जी कहते हैं आपकी भी मुस्कान आजीवन बनी रहे। अब ये नहीं पता है किसकी मुस्कान बनी रहे, वो आपसे कह रहे हैं या मुझसे कह रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हम सभी की मुस्कान सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रकाश जी। सभी की मुस्कान बनी रहे। बहुत सुंदर। आज हमारा पहला कार्यक्रम था और इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है आचार्य आदरणीय ओम नीरव जी के द्वारा। उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें समझाई कि साहित्य कैसा होना चाहिए, साहित्य में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, लेखन कैसा होना चाहिए। अगर आप जी यहाँ पर बहुत से जो भी हमारे साथ साहित्यकार जुड़े हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा सुना और बहुत कुछ सीखा होगा निसंदेह। हमने इसमें आचार्य जी से कुछ छंद भी सुने और उन छंदों का कुछ ज्ञान भी लिया। बहुत सुंदर कार्यक्रम की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। और जितने भी मेरे यहाँ पर मित्र साहित्यकार जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से, अपनी कमेंट्स के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। पहला कार्यक्रम मेरा मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे बहुत प्रेम दिया है, आचार्य जी से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं सभी का अभिनंदन प्रकट करती हूँ। और हम आचार्य जी, मैं बस एक प्रश्न और आपसे थोड़ा सा ये देख रही थी कि मैं आपके नाम में नीरव लिखा हुआ है ना, तो नीरव का शाब्दिक अर्थ तो शांत होता है, तो कैसे ये थोड़ा सा मिल गया? बस लास्ट क्वेश्चन है, मैं पहले पूछना चाह रही थी बस मैं भूल गई थी, बस पूछना चाह रही थी नीरव। हम तो चाहते हैं कुछ न कुछ आप भूल जाएं जिस बहुत कुछ है आचार्य जी, बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो उस भूले हुए को फिर से प्रयोग करने के लिए आप दोबारा मुझे बुलाएं, मुझे अच्छा लगता है कुछ न कुछ भूल ही रहे हैं। ठीक है तो हम आचार्य जी को आपने जो प्रश्न किया है वो तो बहुत ही सटीक प्रश्न है कि एक कवि तो वाचाल होता है और नीरव कैसे हो सकता है, वो तो बहुत ही नीरव कवि कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर मैं एक छंद में आपको देना चाहूंगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। और वो छंद है किरीट सवैया। किरीट सवैया, ओके जी। किरीट सवैया की व्याकरण है कि गालल को 8 बार लिख दीजिए, किरीट सवैया हो जाएगा। हाँ, गालल को 8 बार लिख दीजिए, गालल गुणे 8 किरीट हो गया। और आपको आंतरिक संबंध भी बता दें
कि जैसे गालल को 8 बार लिखने के बाद अगर लगा दिया बाद में, हाँ, ये भी यमक हो गया। देखिए अंत में अगर लगा बढ़ गया तो वो हाँ। अभी जो महामंजीर सुनाया था वो सवैया हो जाएगा। हुँ। सो अगर देखिए। इसी गालल गालल को 8 बार लिख करके अंत के 2 लघु निकाल दीजिए तो वह मदिरा हुँ, सवैया हो जाएगा। तेरा सवैया मतलब एक दूसरे के साथ इधर हाँ, एक अगर दूसरे देखो से बीच में संबंध क्या है हुआ है, इनका। सवैया मतलब और बदल जाएगा, छंद बदल अगर जाएगा। वो संबंध लोग समझ लें तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं और याद रहते हैं। ऐसे ही जी। गालल को 8 बार लिखने के बाद अंत के जो हाँ। 2 लघु हैं उनकी जगह गुरु का प्रयोग कर दें तो मत हुँ। गेंद सवैया हो जाता है। तो ये तो प्रसंगवश मैंने चर्चा कर दी। कितनी आसान भाषा में आपने समझा दिया आचार्य जी। यही एक। छंदों हुँ। से छंद का हुँ। संबंध स्थापित करने के लिए जी। कि एक छंद से दूसरा छंद कैसे बनता है, मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी, अभी जल्दी ही लिखी गई है। छंद से छंद उस किताब का नाम है। हुँ। उसमें 80 के लगभग प्रयोग बताए गए हैं कि एक छंद से दूसरा छंद कैसे बनता है। खैर, अब मैं आता हूं नीरव शब्द पर। नीरव नाम क्यों है। हुँ। उसको मैं आपको किरीट सवैया में बता रहा हूं। और जी। किरीट सवैया की मापनी क्या है पहले सुनिए, फिर छंद को सुनिए। हुँ। गालल 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 गालल, ये हुँ। मापनी। और छंद शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। हुँ। शांत अगाध नदी बहती पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। बाहर की रव है थमती जब भीतर बीन तभी बजती नव। हुँ। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि जीवन कोटि समान वही लव। हुँ। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि जीवन कोटि समान वही लव। शांति प्रदायिनी बीन वही, शांति प्रदायिनी बीन वही सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति ये प्रदायिनी बीन वही सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। ये क्या आपके बात! प्रश्न का उत्तर छंद में। बहुत आपके तो व्यवहार और व्यक्तित्व से ही पता चल रहा था कि नीरव। मुझे लगा कि आपने आपका नाम ही नीरव मतलब किस या तो आपने साहित्यिक नाम नीरव रखा है। बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपसे बात करके, आपको सुनकर। हम जब अपने बड़ों से अपने उनसे हम बात करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि इस प्रश्न पर इसको भी ये वाले भी पूछें, ये भी पूछें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो ज्ञान है वो तो कितना भी आप समेट लो कम ही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ आचार्य जी। हम आपको पुनः इस कार्यक्रम पर बुलाएँगे, बहुत सारे प्रश्नों के साथ क्योंकि आप बहुत सहजता के साथ उत्तर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे बहुत कुछ सीख कर। और जब भी कोई हमें समस्या आएगी छंद के मामले में तो मैं निश्चित रूप से आपसे पूछना चाहूँगी। और मैं सभी यहाँ पर उपस्थित साहित्यकारों का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ पुनः और शुभ रात्रि कहती हूँ कि हम पुनः इसी कार्यक्रम में हम वापस मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि। आचार्य मैं भी जी। नमस्कार नमस्कार करने के पहले जी आज। शब्द वीणा संस्था के लिए अपनी हुँ। शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हुँ। ये उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। और जी। इसकी जो राष्ट्रीय साहित्य मंत्री आदरणीय वंदना चौधरी जी हमारे समक्ष हैं, जी। माँ शारदा की उन पर कृपा बनी रहे, वे इसी प्रकार साहित्यकारों का साक्षात्कार करती रहें और उनके माध्यम से सद्विचारों को आप तक पहुंचाती रहें। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी हुँ। का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इन्होंने इतनी
इतनी सुंदर संस्था की स्थापना की है। ये उनका पुरुषार्थ है, यशस्वी हो, लोक मंगलकारी हो, ये मेरी शुभकामना है। अंत में 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि मैंने वार्ता में जो कुछ भी कहा है, मैं कविता का एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी के नाते जो मुझे अच्छा लगता है बोल देता हूँ। विद्वान को बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी को बोलने के पहले सोचना नहीं पड़ता है। वो बोल देता है, अच्छा लगे तो दूसरा मान लेता है, अगर कुछ गलती होती है तो सुधार लेता है। तो मित्रों, अगर कुछ अन्यथा लगा हो तो उसे अनदेखा कर दीजिएगा, कुछ अच्छा अरे! लगा हो तो उसे माँ वाणी का प्रसाद समझ के ग्रहण करिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।